आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है ये हमारा, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आपने पहले ही पढ़ा था कि हम दूध को उबालकर उसे लंबे समय तक संरक्षित करते हैं। पर आप ऐसा क्या करते हैं कि दूध उबालकर आप उसको कैसे संरक्षित करते हैं, ऐसा क्या होता है उसके अंदर। तो दूध का जैसे ही तापमान बढ़ता है तो उसकी उपस्थिति में जो सूक्ष्म जीवाणु है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जो है उच्च तापमान पर जीवित नहीं रह पाते। तो ऐसे ये एक सिद्धांत है जिससे कि आप अपने खाद्य पदार्थ को, जो भोजन का है, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो संरक्षण क्या करता है, सबसे आपका जो सिद्धांत है वो क्या है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। तो पहला सिद्धांत क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं की जो अभिक्रिया है उसको रोकना या उसको विलंबित करना। मतलब या तो वो जो कार्य कर रहा है वो थोड़े टाइम के बाद कर ले, या उसको खत्म ही करना कि वो अभिक्रिया करे ही ना। तीसरा है हमारे एंजाइम्स की अभिक्रिया को रोकना। एंजाइम्स हमने बताया था कि जो हम अपने फल, फ्रूट, सब्जियों को पकाने में जो यूज होते हैं उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। आपको पता है कि हम दूध का क्या करते हैं, पास्तीकरण करते हैं। तो पास्तीकरण के दौरान क्या होता है कि जो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। या हम अगर घर में भोजन पका रहे हैं तब हम भी क्या करते हैं, हम क्यों पका रहे हैं, क्योंकि भोजन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उसको खत्म किया जा सके। या हम हवाबंद डब्बे में, मतलब हवा से मुक्त डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हम भोज्य पदार्थ को रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो ना जा पाए, उसके संपर्क में ना आ पाए, इसलिए हम रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्रिया हैं जिससे कि हम सूक्ष्म जीवाणु को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को रोकने या उसे विलंब उत्पन्न करना। आपको पता ही है जैसे कि हम तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को लंबित कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग करके कोई भी खाना है, अगर हम उसको क्या कहते हैं फ्रिज में रख देंगे तो वो कुछ समय तक के लिए क्या हो जाएगा, विलंबित हो जाएगा। इस भोजन का संरक्षण संभव हो पाता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको फ्रोजन कर देते हैं कुछ बहुत ज्यादा, या उसके अंदर हम ऐसे मसाले डाल दें जो कि उसकी अभिक्रिया को रोक दें। जैसे कि अचार डालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम नमक, चीनी, ये सब और अम्ल, ये क्या करते हैं, इन सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये कर ही नहीं पाते, यहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि पोटेशियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में हमारी मदद करते हैं। और ऐसे केमिकल जो हम इनको रोकने के लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम इसको रोक सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सुरक्षा आवरण उपलब्ध कराना। मतलब अगर हम उनको पॉलिथीन्स में डाल देंगे तो भी सूक्ष्म जीवाणु, मतलब कोई भी चीज सुखा दो और फिर उसको पॉलिथीन्स में डाल के रख दो तो भी सूक्ष्म जीवाणु उसके ऊपर असर नहीं कर पाते, ठीक है, अभिक्रिया नहीं कर पाते। या किसी के तापमान में क्या कर दो, वृद्धि कर दो, तब भी सूक्ष्म जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या किसी का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो क्या कर दें, कम कर दें, तब भी सूक्ष्म जीवाणु क्या हो जाते हैं, उनकी अभिक्रिया नष्ट हो जाती है। या रसायनों का हम क्या करें, इसमें प्रयोग करें, जैसे कि हमने सोडियम बेंजोएट और ये पोटेशियम मेटा जो भी हमने यूज किया था उसका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उससे सूक्ष्म जीवाणुओं का क्या हो जाए, नष्ट हो जाए।
एंजाइम की अभिक्रिया को रोकना। तो एंजाइम की अभिक्रिया को कैसे रोका जा सकता है कि सबसे पहले उसको हल्के ताप पर उपचार से रोका जा सकता है। जैसे कि सब्जियों को अगर हम डब्बे में बंद कर रहे हैं या उसे जमाने से पूर्व उनको किस में रखेंगे, गर्म पानी में रखते हैं और कुछ समय तक के लिए उसे भाप के संपर्क में रखा जाता है। या तो उसे गर्म पानी में रखो या उसे क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए भाप के संपर्क में रखते हैं। और इस प्रक्रिया को करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एंजाइम की अभिक्रिया को रोक सकते हैं। और इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इसे विवरण करना कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग। क्या करते हैं, ब्लांचिंग। ये क्वेश्चन है 5.2, ये कर लेना। उसके बाद आता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियां क्या है। सबसे पहले हम लोग उसको निम्न तापमान पर रख सकते हैं या तापमान को बढ़ा सकते हैं या प्रिजर्वेटिव्स का मतलब जैसे हम प्रतिरक्षकों का इस्तेमाल कर सकते हैं या खाद्य पदार्थ में जो पानी उपस्थित है उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब उसका क्या कर सकते हैं, निर्जलीकरण। ठीक है। अब निम्न तापमान तो आपको पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने घर में रेफ्रिजरेटर तो आपने देखा ही होगा, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कोई भी सब्जी हम उसके अंदर रख देते हैं तो वो खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे 3 वो तरीके हैं जिसके मतलब चीजों के अनुसार उसका हम क्या करते हैं, उसको हम ठंडे उसमें रख सकते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर करना हो तो भोजन को हम 40 से 70 डिग्री के मध्य पे रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज करना हो तो 10 से 40 के डिग्री पे करते हैं। बिल्कुल ही हिमीकरण करना हो तो 180 डिग्री से या इससे भी नीचे के तापमान पर हम इसको रखते हैं। तो ये जो उपयुक्त है, ये खाद्य पदार्थ को अधिक दिन तक संरक्षित रह सकते हैं। उपयुक्त 3 विधियां में से जो है हिमीकरण में सबसे कम तापमान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शीत भंडारण और हिमीकरण दोनों ही तरीके घरों में प्रयोग नहीं करते हैं। ना तो हम ये यूज करते हैं और ना ही हिमीकरण यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि शीत भंडारण और हिमीकरण हम दोनों ही घरों में यूज नहीं करते हैं, अतः इसे हम इसलिए विस्तार में हम यूज नहीं करते। तो हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये और ये हम यूज नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यही होता है हमारे घर में। अब रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले मटर का हिमीकरण, तो ये पढ़ना है आपको। मटर का हिमीकरण क्या करते हैं, पहले हम मटर निकालते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के उसको हम फ्रीजर जो ऊपर होता है जिसमें बर्फ जमती है उसके अंदर उसको जमा देते हैं। ठीक है। और नहीं तो क्या करते हैं कि करीब आधा किलो ताजा कोमल और छिले हुए मटर लेते हैं। एक स्टेनलेस स्टील का बर्तन लेते हैं जिसमें काफी मात्रा में पानी होता है, उसमें पूरी तरह से वो डूब जाने चाहिए। मटर को उबलते हुए घोल में करीब 2 मिनट के लिए मतलब उबलते हुए पानी में उसमें नमक भी डालते हैं और फिर उसके अंदर क्या करते हैं, 2 मिनट तक के लिए उसको रख देते हैं डुबा के। स्टेनलेस स्टील की जाली पर पलट दो और फिर क्या करो, 10 से 15 मिनट तक उसे ठंडा होने दो। एक पॉलिथीन की थैली ले लो और उसको पैक कर दो अच्छे से और उसको फिर क्या कर दो, जमा दो। ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया जो है, जो भी हम फल और सब्जियों के हिमीकरण के दौरान मतलब कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो भी एक चीज है जो भी पढ़ने लायक है। सबसे पहले पैकिंग जिसमें हम कर रहे हैं वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि जो भोज्य या पदार्थ है फैलने का दबाव सहन कर सके। मतलब जैसे कोई भी चीज हम जमा रहे हैं तो वो फैलती है, तो उसका दबाव भी क्या कर सके, सहन कर सके। भोज्य पदार्थ को एक बार फ्रीज से निकालने के बाद कमरे के तापमान पर अगर रख रहे हो तो दोबारा से उसको फ्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो किसके संपर्क में आ गए हैं, एंजाइम्स या सूक्ष्म जीवाणुओं के संपर्क में आ चुके हैं। छोटे पैकेट बनाने चाहिए, बड़े बड़े पैकेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार जो सामान निकालोगे वो एक बार में ही यूज हो जाना चाहिए। पैकेट की सील करने से पहले उसके ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई हवा तो नहीं रह रही है। अगर रह रही है तो उसको पूरी तरह से उसमें से निकाल दीजिए। फ्रिज को बार बार नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फ्रिज खोलोगे तो उसका तापमान जिसमें हम रख रहे हैं वो बन नहीं पाएगा।
एक और चीज है, जमे हुए भोजन से बर्फ को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कोई भोजन जम गया हो और उसमें से हम अगर सिर्फ बर्फ निकाल रहे हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? द्रवण कहते हैं, जिसको थॉइंग भी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं उच्च तापमान। उच्च तापमान पे क्या होता है? जब तापमान पे जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं और एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं उच्च तापमान पे हम रखते हैं, जिससे कि हमारा जो सूक्ष्म जीवाणु है और एंजाइम्स जो होते हैं वो खत्म हो जाए। इन्हें खत्म करने के लिए कौन सी तरीके हैं जिससे हम इसे खत्म कर सकते हैं? इसको पास्तीकरण बोलते हैं। और एक होता है विसंक्रमण। पास्तीकरण क्या होता है? जैसे कि दूध है, हम एकदम से उसको तेजी से उबाल के उसको क्या कर देते हैं? तुरंत ही ठंडा कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पास्तीकरण। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं तापमान के इतनी जल्दी परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते और क्या हो जाते हैं? फिर ये नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है विसंक्रमण, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम जो है खाद्य पदार्थ को उच्च तापमान पर और कुछ दाब पर हम इसको बहुत लंबे समय तक रखते हैं, जिससे क्या होता है? भोजन में जो मौजूद सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप बताया कि आप प्रेशर कुकर में कोई भी चीज बना रहे हो तो उसमें क्या होता है? तापमान भी अधिक होता है और दाब भी अधिक होता है, और इससे क्या होता है? खाना लंबे समय तक खराब नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम तक के क्या होते हैं? हमारे सूक्ष्म जीवाणु क्या मर जाते हैं। अब आता है प्रतिरक्षकों का प्रयोग। मतलब वो चीज है जो कि हम खाने में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी अभिक्रिया या तो रुक जाए या वो नष्ट हो जाए। तो ऐसे प्रतिकृष्ट खाद्य पदार्थ को उपभोज्य उपभोज्य मतलब जीवन शैली को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उन रसायनों को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षक बोलते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्रतिरक्षक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक संरक्षित रख सके तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिरक्षक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षकों के कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले जो है कि हम प्रकार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले आता है नमक। नमक जो होता है वो क्या करता है? हम लोग उसको सामग्री में डालते हैं नमक को, क्योंकि हमारे नमक के बिना हम खाने में कोई भी स्वाद नहीं होता है। पर नमक का यही काम नहीं है, उसका और भी काम है। कैसे? भोजन में अगर नमक की मात्रा बढ़ाने से उसकी संरचना में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। मतलब वो एज अ प्रतिरक्षक के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम भोजन में नमक डालते हैं तो उसकी संरचना में क्या आ जाता है? बदलाव आता है। इस कारण क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणु जो होता है वो जीवित नहीं रह पाते। ठीक है। जो नमक होता है वो एंजाइम की गतिविधियों को क्या कर देता है? कम कर देता है। इससे वह भोजन को नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। तो अगर नमक जो है अचार, चटनी, सॉस, डब्बाबंद भोजन में प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नमक का कार्य क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का। ऐसी चीनी है। चीनी भी हम किस में डालते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा खट्टा मीठा अचार जैसा होता है वो खराब होने से उन्हें बचाता है, क्योंकि संरक्षित करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इसमें चीनी का अनुपात सही होना आवश्यक है। अगर मान लो कोई बर्फी बना रहे हैं, उसमें चीनी अगर ढंग से नहीं डली है तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। चीनी खाद्य पदार्थ में निहित जल में घुल जाती है और इसी कारण खाद्य पदार्थ में पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और सूक्ष्म जीवाणु क्या हो जाते हैं? विकसित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पानी की इसने मात्रा क्या कर दी? कम कर दी है, और सूक्ष्म जीवाणु को विकसित होने से ये रोकता है। उसके बाद है अम्ल। अम्ल क्या होता है? आपको पता है कि नींबू का रस, सिरका, सिट्रिक एसिड, ये सब हम यूज करते हैं। अगर सिरके के अंदर हम लोग प्याज रख रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक चलता है। टमाटर केचप को भी संरक्षित रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नींबू के रस में भी क्या होता है? मतलब नींबू का रस अचारों में भी डालते हैं, या सिट्रिक एसिड का प्रयोग हम स्क्वैश बनाने के लिए भी यूज करते हैं।
तो इन चीजों को यूज करने से क्या होती है कि जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, क्रियाशील कम करने लग जाते हैं और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते। उसके बाद तेल तथा मसाले, आपने देखा होगा कि आम के अचार में अगर तेल की मात्रा थोड़ा सा नीचे पहुंच जाए तो उसके ऊपर फफूंदी आने लग जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवाणुओं के संपर्क में आ जाता है। तो इसको आमतौर पे एक हम लोग प्रतिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरसों का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ऐसे बहुत से मसाले हैं जो कि हम लोग अचार में डालते हैं। इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु जो है वो बढ़ने से उनको रोका जा सकता है और इस प्रकार वस्तुओं को खराब होने से हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे घर में अगर अचार बनाया है या फल या सब्जी जिससे आम, नींबू और उसके ऊपर एक तेल को भर दिया जाता है, क्यों भर दिया जाता है, जिससे कि आपका क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के एक तो संपर्क में नहीं आ पाता है तेल भरने से, और दूसरा वो हवा के संपर्क में भी नहीं आ पाता है। अगर हवा के संपर्क में आएगा तो सूक्ष्म जीवाणु जो है उसको खराब नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है कि जैसे सेब का जैम बनाने की विधि पढ़ लेना बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं पाएंगे इसको उस टाइम पे। ठीक है, ये बनाने के तरीके हैं तो ये पढ़ लेना बेटा। उसके बाद आता है निर्जलीकरण। आपने देखा होगा कि हम जैसे पुदीना है उसको सुखा के स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे साल चला सकते हैं। तो जो हम सुखा रहे हैं वो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। जिन्हें निर्जलीकरण की प्रक्रिया से संरक्षित किया जाए। निर्जलीकरण का यहाँ पे अर्थ मतलब क्या है, खाद्य पदार्थ में से पानी या नमी को खत्म करना या दूर करना, उसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। हरे पत्तेदार सब्जी जैसे कि मेथी, पुदीना, धनिया, फूल गोभी, अंगूर, आंवला, इन्हें सुखा दो और सुखाने के बाद में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के चिप्स भी बना सकते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया में, मतलब ये सारी चीजों को बनाने में जो प्रक्रिया यूज कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, निर्जलीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। निर्जलीकरण का करने से क्या होगा कि पानी नहीं होगा तो सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर क्या नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये कुछ तरीका है वो आप देख लेना। यहाँ पे बता रखा है मेथी का निर्जलीकरण, आलू के चिप्स बनाना, तो ये तो सबको ही पता हुआ है। अच्छा, कुछ सुझाव है वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। खाद्य पदार्थ बनाने और उसका भंडारण करते समय हमें सफाई का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अचार को संरक्षित रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी जो है पूरी तरह तेल में डूबी रहनी चाहिए, अदरवाइज वायु के संपर्क आने में आते ही वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके बाद आता है संरक्षित खाद्य पदार्थों का उपयोग करते समय हमें एक साफ चम्मच का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि और फिर उसको निकालने के बाद तुरंत ही बंद करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु उसके संपर्क में आ सकते हैं। सॉस और स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थों के लिए बोतल को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लो, उसके बाद उसके अंदर स्टोर करो। ठीक है, जब तक इसकी आवश्यकता ना पड़े इन्हें गर्म पानी में ही पड़े रहने देना चाहिए, जिससे कि सूक्ष्म जीवाणु इसके अंदर जीवित ना रह पाए। अब लास्ट टॉपिक है भंडारित भोजन के रखरखाव की में स्वच्छता क्या करनी चाहिए। तो भंडारित करते समय हमें देखना चाहिए कि चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। परिवार में लोग कितने हैं उतने ही हमें चीजों को भंडारित करना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरी, हमें ये देखना चाहिए कि वो जो चीज हम भंडारित कर रहे हैं उसकी आयु, उपभोज्य आयु कितनी है। अगर सीमित है तो कम करो, अगर ज्यादा है तो अच्छे खासे तरीके से कर लो। दूसरा, अगर आप खाद्य पदार्थ किसी स्टोर वोर में रख रहे हैं तो पहले आप ये योजना बनानी चाहिए कि मतलब खाद्य पदार्थ सुरक्षित है या नहीं है, उसको सुरक्षा का पूरा पूरा प्रबंध होना चाहिए। और आपको ये चीज देखनी चाहिए कि खरीदने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल भी करोगे या नहीं करोगे, तो उनकी क्या करनी चाहिए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भंडारित भोजन का रखरखाव में ये हमारी मदद कर सकता है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य बना रहे। चलो आज का टॉपिक खत्म। ओके।